हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है, बट हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि मैंने पिछले लास्ट के रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस में बताया हुआ है कि आजकल के टाइम में मैरिजेस जो है वो काफ़ी डिले हो रही हैं। तो जो एक शादी करने की नॉर्मल एज है वो 30 प्लस हो गई है। रिसेंटली मुझसे काफ़ी सारे न्यूली मैरिड कपल्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि वो ऑलरेडी 30 प्लस हैं, तो अभी उनको अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, बेबी प्लान करना चाहिए, या फिर उनको अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों के लिए सही टाइम है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि अभी उन्हें सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इमोशनली, प्रैक्टिकली और साइंटिफिक एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हर कपल के लिए कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहला इशू क्या आता है? सबसे पहला इशू आता है सोसाइटल प्रेशर। जैसे ही शादी हुई नहीं कि आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी सब पूछना शुरू कर देते, अरे गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। और कई बार तो शादी के 1 महीने के अंदर ही लोग पूछने लग जाते हैं, तुम लोगों के बीच में सब ठीक तो है ना, तुम लोग आगे का कुछ प्लान नहीं कर रहे अपनी फैमिली को लेकर, अपने बेबी को लेकर। तो कई बार कपल को इस वजह से काफी ज्यादा प्रेशराइज फील होने लग जाता है। आपने सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, ना शादी ना फैमिली प्लानिंग। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग सोच रही है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। सोसाइटी तो 1 दिन बोल के 2 दिन बोल के चुप हो जाएगी। आज वो कुछ बोलेगी, कल वो कुछ बोलेगी। आज आपने कुछ किया तो भी वो बोलेगी, कल आपने कुछ किया तो वो भी बोलेगी, और कुछ नहीं किया वो तब भी बोलेगी। तो जो लोग इस तरह से बोलते हैं उन लोगों के कहने में नहीं आना है, प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले देखना है कि आप और आपका पार्टनर रेडी है, फाइनेंशियली रेडी है, मेंटली रेडी है, इमोशनली, और सबसे इंपॉर्टेंट रेडी है क्या आप दोनों फिजिकली इस नए स्टेप के लिए। ये तो नॉर्मल है कि 30 के बाद आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मेल्स की भी फीमेल्स की भी। पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि हाँ, फीमेल जो होती है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, लेकिन आज के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मेल्स की फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो दोनों को इशू आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को इशू आएगा। फीमेल का हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकली उसको ज्यादा चीजें बेयर करनी है, लेकिन जो मेल है उसका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मैंने आज भी बोलते हुए सुना है कि ओके, लड़की की एज अगर तुमसे 3-4 साल कम है तो तुम आराम से रुक के भी फैमिली प्लान कर सकते हो, लेकिन मेल की खुद की एज भी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में। कई बार मेल्स की वजह से ज्यादा इशू आ रहा है बेबी को कंसीव करने में। तो दोनों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दोनों का लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, दोनों की एज फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 के बाद फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन इसकी वजह से पैनिक नहीं होना है। अगर आप अवेयर हैं, आपको चीजों की नॉलेज है, आपको पता है कि आपने किस तरह से चीजें फॉलो करनी है, तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि 22 ईयर्स की फीमेल को भी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और कई बार 30-35 की एज में भी बहुत इजीली कंसीव कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसमें आपकी एज फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, एज ही सब कुछ नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप अवेयर हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, और आपको पता है कि किस तरह से चीजें प्लान करनी है, तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 30 प्लस हो गए तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना है। मैंने भी अपना बेबी 30 के बाद कंसीव किया था, एंड बाय द गॉड ग्रेस सारी चीजें काफी नॉर्मल तरीके से हो गई। मुझे किसी भी मेडिकल थेरेपी या किसी भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एज ही मैटर नहीं करती, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। अब बात करते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के केस में क्या होता है। लव मैरिज के केस में क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते होते हैं, तो उन दोनों की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, दोनों लोग नए नए मिले होते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा उनको 6 महीने साल भर का टाइम एक दूसरे के साथ मतलब मिलता है शादी से पहले। लव मैरिज के केस में क्या होता है कि डिफिकल्ट उनके लिए भी होता है, चेंजेस उनकी लाइफ में भी आते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज अगर वो फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उनके ऊपर काफी ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप तुरंत ही बेबी प्लान कर लेंगे तो आप एक दूसरे के साथ वो टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार आप अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से क्योंकि आपका बॉन्ड अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। अरेंज मैरिज के केस में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। लव मैरिज के केस में भी टाइम देना चाहिए, लेकिन अरेंज मैरिज के केस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो बेबी प्लान करने से पहले सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि क्या आप एक दूसरे के मूड स्विंग, स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो अभी आपको बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। पहले अपनी रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप के बेसिस पे ही आप आगे लाइफ कंटिन्यू कर पाएंगे। जो आपका बेबी है ना, वो आप दोनों का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि दोनों पे 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, दोनों पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कभी हो सकता है कि बेबी की मॉम जो है, जो आपकी वाइफ है, वो बीमार हो जाए और आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़े, अपने बेबी के साथ अपनी वाइफ को भी मैनेज करना पड़े, उसके मूड स्विंग्स भी मैनेज करना पड़े। और कभी ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली कि उस पर सारा बर्डन आ जाए, हो सकता है मेल उतना ज्यादा उसे
सपोर्ट ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद ही आप बेबी प्लान करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, उसके बाद आप कुछ भी प्लान कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, अगर आप बेस ही स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो ऊपर आप बिल्डिंग बना भी देंगे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग कीजिए। आपकी लव मैरिज, आपकी अरेंज मैरिज है, आपकी लाइफ में क्या इश्यूज आ रहे हैं ये आपको ज्यादा पता होगा। तो आप देखिए कि क्या आप उन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे के मूड स्विंग्स को झेल पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। सिर्फ फीमेल्स को मूड स्विंग नहीं होते हैं, मेल्स को भी मूड स्विंग होते हैं। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। उसके अलावा मेल और फीमेल दोनों इस तरह के बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाए कि उनको इस तरह का कोई इशू नहीं है, जिससे कि फ्यूचर में उनको बेबी को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आए। तो हेल्थ चेकअप अपना करा लीजिए। उसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव कीजिए। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है तो आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो आपको इश्यूज कम आएंगे। लाइफस्टाइल, हेल्थ और रिलेशनशिप रेडीनेस के बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बेबी प्लान करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। तो जब बेबी होता है तो फीमेल नॉर्मली 6 मंथ की मैटरनिटी लीव ले लेती है। तो कई बार वो अपनी जॉब पर वापस चली जाती है और कई बार वो वापस नहीं जा पाती, क्योंकि फ्यूचर का आपको नहीं पता ना कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है वो 6 मंथ के बाद उस कंडीशन में ना हो कि वो अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सके। तो उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा टेस्ट कराए जाते हैं। कभी आपको ये टेस्ट कराना है, कभी आपको वो टेस्ट कराना है। उसके अलावा आपको काफी सारे मेडिसिन, काफी सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आपके काफी सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और सब चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कराएंगे तो काफी सारी चीजें तो वहाँ अवेलेबल होती है, बट काफी सारी चीजें वहाँ अवेलेबल नहीं होती है। आप जब भी किसी नए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी पुरानी सारी रिपोर्ट्स देखेगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार आपका कोई अल्ट्रासाउंड अगर मिसिंग है तो वो डॉक्टर आगे का प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक आपका वो वाला अल्ट्रासाउंड जो रिकमेंडेड है वो आपने करा लिया हो। तो वो बोलते हैं कि फॉर अ सेफ्टी पर्पस हमें ये वाला अल्ट्रासाउंड चाहिए ही चाहिए, तभी हम आपके साथ आगे डील करेंगे। तो काफी ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। और ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होता है कि फीमेल पे ही सिर्फ फोकस करना होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी वो कॉस्टली पड़ता है। उसके अलावा अगर वो सी सेक्शन के थ्रू अगर बेबी करते हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि आप कहाँ पे बेबी करा रहे हैं, कौन सी सिटी में आप हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बेबी जो होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं या फिर 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए होते हैं और उससे पहले ही अगर डिलीवरी हो जाती है तो वो बेबी को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आपको बेबी प्लान करने से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बेबी की वैक्सीनेशन है, फीमेल को काफी सारे इंजेक्शन लगते हैं, काफी सारी मेडिसिन मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको पहले से ही प्लान करनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक बेसिक 6 to 12 मंथ की सेविंग प्लान अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बेबीज के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तो कभी भी आपको सेविंग की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आप प्लान करके चलिए। उसके बाद बाकी की हाँ फ्यूचर की आप प्लानिंग बाद में भी कर सकते हैं, बट हाँ आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्कूलिंग है, बाकी के एक्सपेंसेस हैं, उनको आप किस तरह से बेयर करेंगे। तो अगर आपकी प्लानिंग आप पहले कर लेते हैं तो उसकी वजह से बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम और लाइफस्टाइल। तो बेबी प्लान करने से पहले देखिए कि क्या आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, नानी दादी या फिर डे केयर सर्विसेज। तो आपको अगर दोबारा से जॉब ज्वाइन करनी है तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आप पहले से ही सोच के रखिए, क्योंकि बेबी होने के बाद लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप देखिए कि क्या आप दोनों घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इक्वल हैं, क्योंकि हो सकता है बेबी होने के बाद जो फीमेल है वो काफी लंबे टाइम तक पहले की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा पाए। तो उस कंडीशन में मेल को उसका काफी ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब उसको बाकी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी ही लेनी होंगी, उसके अलावा कई बार उसको उस फीमेल की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल कई बार इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है अपने बेबी के साथ कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रहता। तो उस केस में उनके हस्बैंड को उनका ध्यान रखना पड़ता है, एक बेबी की तरह उनकी केयर करनी पड़ती है। उसके अलावा क्या आप अपना पर्सनल टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए इमोशनली रेडी हैं? क्यों? क्योंकि कई बार चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और चीजें पहले की तरह आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन बेबी होने के बाद वो एक अलग ही ट्रैक पर चला जाता है। दोनों में ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई इशू आ जाता है। शादी के बाद क्या होता है कि वो सारी अटेंशन एक दूसरे को देते हैं, लेकिन जब बेबी आ जाता है तो दोनों की जो अटेंशन है वो एक तीसरे पर्सन में डिवाइड हो जाती है और कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं चीजों को लेकर। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जो इमोशनल बॉन्ड है, जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाद में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो
एंड में मैं टू द पॉइंट बता देती हूँ कि अभी बेबी करोगे तो क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से, और बाद में बेबी करोगे तो क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो सबसे पहले अगर आप अभी बेबी प्लान कर लेते हो तो आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो काफी ज्यादा होती है, तो आपको मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि स्टार्टिंग में मोस्टली फैमिलीज जो होती है वो साथ में ही रह रही होती है, तो आपको एक ग्रैंड पेरेंट का सपोर्ट मिल जाता है, उनकी भी बहुत ज्यादा अभी एज नहीं हुई होती है, तो वो भी आपकी हेल्प कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आपका करियर अभी स्टेबल है तो आप अभी फैमिली प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप छोटा सा एक ब्रेक लेके दोबारा से अपने करियर पर वापस जा सकते हैं। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसकी वजह से बाद में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दोनों पर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी अच्छी ना हो, तो फ्यूचर में जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप बेबी प्लान करते हो तो मेंटली आप उतने ज्यादा रेडी नहीं होते हो चीजों को लेकर, क्योंकि अभी आपने एक दूसरे के साथ उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, एक दूसरे को समझा नहीं है, एक दूसरे को जाना नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि एक दूसरे के साथ किस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है। तो इस वजह से कई बार दोनों पर मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से बाद में दोनों को प्रॉब्लम आती है और कई बार वो अपनी इरिटेशन उस बच्चे पे भी निकालते हैं, क्योंकि उन दोनों की खुद की बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हुई होती है, तो वो बच्चे के साथ भी उस तरह से दोनों जने डील नहीं कर पाते हैं और पेरेंटिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो अब हम बात करेंगे कि शादी के बाद अगर कुछ टाइम रुक कर आप बेबी प्लान करते हो तो क्या होता है, आप एक दूसरे को टाइम दे पाते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो, आपकी बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो एक दूसरे के साथ जब आप 1-1.5 साल गुजार लेते हो तो आपको एक दूसरे की चीजें समझ आने लगती हैं, आपको पता चलने लगता है कि कौन किस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल अच्छे से हो सकता है आप ना भी जान पाओ, बट हाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके अलावा जब आप साथ में ट्रैवल करते हो तो आपकी काफी सारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, जो कि बाद में बेबी के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब आप एज अ कपल ट्रैवल करते हो और जब आप एक बेबी के साथ ट्रैवल करते हो तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों की फीलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अभी टाइम है एक दूसरे के साथ जाके आप लाइफ एंजॉय कीजिए, आप एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट कीजिए। बाद में जब आप अपने बेबी के साथ दोबारा वो चीजें एंजॉय करेंगे या दोबारा सेम लोकेशन पे भी जाएंगे तो आपको बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगी और एक मतलब वो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। बेबी के साथ घूमने में ऐसा कोई इशू नहीं आता है, लेकिन हाँ आपकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है। आप उन दोनों फीलिंग को तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे ना जब आप अभी चले जाओगे। अगर आप अभी जाओगे ही नहीं तो आपको वो फीलिंग कभी पता ही नहीं चलेगी कि जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने गए तो आपको क्या फील हुआ था। आपकी अगर लव मैरिज भी है तो आप जब पहले घूमे होंगे तो फीलिंग आपकी अलग होगी, लेकिन जब आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं तो आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो अगर आप बाद में बेबी प्लान कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ट्रैवल जरूर कीजिएगा, घूमने जरूर जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। उसके अलावा आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपके और आपके बेबी के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे इरिटेट नहीं होंगे तो उस बेबी पे भी अपनी इरिटेशन नहीं निकालेंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इमोशनली और मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से चीजें शेयर कर पा रहे हैं, आपको कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे से डिस्कस कर पा रहे हैं, तो आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील होगा, आपको मेंटली बहुत अच्छा फील होगा, तो आपके डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे कि अगर आप डिले करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली का भी जो हेल्थ बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और हो सकता है आपको भी कुछ इस तरह के इश्यूज हो, फीमेल को हो सकता है पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत हो, या मेल्स की कुछ इस तरह की हैबिट हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी पे असर आ रहा हो, तो उन चीजों की वजह से भी फर्टिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है। कॉम्प्लिकेशन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है आपके बेबी के होने के टाइम पे, स्पेशली फॉर फीमेल, बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे एंड में कि थोड़ा सा एनर्जी गैप आप फील करते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है जो आपका एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन जाने लग जाता है, तो धीरे धीरे हाँ हो सकता है आपको बेबी को उठाने में आपकी बैक पेन करे या फिर आपके हाथों में दर्द हो जाए, आप बहुत जल्दी थक जाओ। तो हाँ ये वाले कॉमन इश्यूज जो है वो आप डिले अगर बेबी करोगे तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब आप ये सब सुनने के बाद फिर से कंफ्यूज हो गए कि अभी करना क्या चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करो। क्यों? क्योंकि कोई और आपको नहीं बता सकता। आपने सारे प्रोज जान लिए, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जान लिए, उसके बाद आप दोनों डिसाइड करो कि क्या आप लोग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज इस चीज के लिए रेडी हैं या नहीं है। आप दोनों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हम दोनों रेडी हैं या फिर अभी हमें 6 मंथ 1 ईयर रुकना चाहिए। अगर हमें रुकना चाहिए तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि ये आ सकती हैं, उनके जो चांसेस हैं होने के वो हम रिड्यूस कर सके। मतलब अपना
एक प्लान बनाइए कि आने वाले 6 मंथ में आप किस तरह से प्लान करेंगे तो आपको जो इश्यूज हैं वो कम आए। अगर आप लेट प्लान करते हो, अगर आपको जल्दी प्लान करना है तो इनमें से जो इश्यूज आपको लगता है कि आ सकते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है या एक दूसरे के साथ डिस्कस ना करने की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो वो चीज़ों को अभी रिजॉल्व कर लीजिए कि अगर आपको प्लान करना है तो ये इश्यूज हमारे बीच में आएंगे तो हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। उसके अलावा अपने हेल्थ चेकअप, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपना लाइफस्टाइल चेंज जो भी आपको करना है वो आप दोनों बैठ के खुद से डिसाइड कीजिए, क्योंकि इसका आंसर किसी और के पास नहीं होगा। सबसे ज्यादा अच्छे से आप दोनों जानते हैं खुद को और एक दूसरे को जानना चाहते हैं, और ये आप दोनों का डिसीजन है क्योंकि आपकी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा डिसीजन है, काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको लेने से पहले एक दूसरे के साथ बैठ के जरूर बात कीजिए। सोसाइटी, रिलेटिव्स, लोगों के कहने में आकर कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। तो एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे के साथ चीजें क्लियर कीजिए कि आप दोनों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं। ये अप्रोच आपको प्रेशर से भी बचाएगी और क्लैरिटी भी देगी। जो बेबी है वो एक ब्लेसिंग की तरह है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जब आप उस बेबी को देखते हो आपको वर्थ इट वाली फीलिंग आती है। मतलब आपको लगता है ये सारा पेन, ये सारा स्ट्रेस, ये सब मतलब वर्थ इट था। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, फिजिकली बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन जब आप उस बेबी की आंखों में देखते हैं, जब आप उस बेबी को स्माइल करते हुए देखते हैं, जब आप उस बेबी को ग्रो करते हुए देखते हैं, तो आपको फीलिंग आती है कि ये सब वर्थ इट है। तो बेबी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, जब आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी हो, फिजिकली उस चीज के लिए रेडी हो और फाइनेंशियली उस चीज के लिए रेडी हो, तभी उसे प्लान कीजिए, क्योंकि उस छोटे से बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर आपके किसी मेंटल इशू की वजह से उस बेबी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस वीडियो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।